वेलकम बैक फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्नों की संख्या होगी 45। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं आप जो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न को। आप ध्यान दीजिएगा, ये जो सारे प्रश्न हैं आगामी जो एग्ज़ाम है एक एसएससी सीजीएल जिसमें लगभग 20,000 पोस्टों पर बहाली निकली हुई है, और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ये क्वेश्चन आपके रेलवे, ठीक है, रेलवे और बैंक के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? पुरापाषाण, लघु पाषाण, मध्य पाषाण या नवपाषाण, ठीक है। तो सही जवाब की बात की जाए कि इतिहास के आरंभिक काल को पुरापाषाण काल कहा जाता है, ठीक है। देखिए, इतिहास का वैसा आरंभ काल जिसका कोई लिखित अवशेष नहीं मिलता है उसे कहते हैं पुरापाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल भी कहा जाता है। फर्दर इसे 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है पुरापाषाण काल जिसको प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं। उसके बाद होता है मध्यपाषाण काल और अंत में आता है नवपाषाण काल, ठीक है। उम्मीद आपको बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में हैं? तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक या मध्य प्रदेश? तो आपको याद रखना है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में। तो भीमबेटका की प्रसिद्ध गुफाएं हैं, ये भोपाल से 45 किलोमीटर साउथ में है। कितना दूर है? 45 किलोमीटर साउथ में, यानी कि दक्षिण में, ठीक है। ये जो गुफा है ये स्थापत्य कला से बनी हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कला कौन सी यूज हुआ है? स्थापत्य कला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस काल में या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले बनाए गए थे? नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, लघु पाषाण काल या मध्य पाषाण काल? तो याद रखिएगा कि पुरापाषाण काल में मनुष्य पत्थर के औजार बनाना और उपयोग करना सीख चुका था, ठीक है। इसलिए हमें यहाँ पर पुरापाषाण काल के कुछ पत्थर के औजार जैसे कि फलक हो गया, खुरचनी हो गया, ये सब मिलते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? जौ और चावल, दूध और इसके उत्पाद, चावल और दाल, सब्जी और फल? तो इसका सही जवाब होगा दूध और इसके उत्पाद। देखिए, याद रखिएगा कि वैदिक आर्यों का जो मुख्य भोजन था वो दूध, इसके उत्पाद में घी, दही, ये सब इनके उत्पाद में शामिल होता था। ऋग्वेद में ऐसा लिखा गया है कि दूध और जौ, ठीक है, दूध में जौ डाल के एक पकवान बन रहा था जिसे क्षीर पकोदन कहते थे। क्या कहा जाता था? क्षीर पकोदन, जो इनका प्रमुख भोजन था। इसके अलावा हमारे ऋग्वेद में ही दही और पनीर का भी जिक्र मिलता है, ठीक है। याद रखिए कि वैदिक आर्यों का जो भोजन है इसमें चावल और नमक, इन दो नहीं शामिल थे, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि वैदिक आर्यों के भोजन में क्या क्या शामिल नहीं थे, तो चावल और नमक शामिल नहीं थे। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ।
निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में होने वाले में से था? ठीक है, यव यानी कि जौ, जई, राई या गेहूँ। तो याद रखिए जो सबसे पहला मनुष्य का भोजन था वो था जौ। ठीक है, जो अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था वो कौन सा था? जौ। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? चांदी, सोना, लोहा या तांबा। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में, वैदिक काल का बात करें तो ऋग्वैदिक काल में जिस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था उसका नाम था तांबा। ठीक है, देखिए जैसे कि ऋग्वेद में एक धातु का उल्लेख है जिसका नाम है अयस। ठीक है, पर ये पता नहीं चल पाया कि ये धातु किस चीज़ का बना हुआ था, किसी चीज़ का मिक्सचर से, या कौन सा धातु था ये। ठीक है, याद रखिए कि एक क्वेश्चन ये भी बनता है यहाँ से कि वैदिक काल के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, तो वो होगा लोहा। ठीक है, इन लोग जो वैदिक काल के थे ये लोहा से परिचित नहीं थे। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन कि गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त डू या कुमारगुप्त। तो जो राजा था गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी वो था समुद्रगुप्त दो। ठीक है, याद रखिए चंद्रगुप्त द्वितीय का विक्रमांक, इसके एक और नाम क्या था? विक्रमांक या फिर विक्रमादित्य भी कहा जाता था। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो इनकी माता का नाम की बात कीजिए, माता का नाम था दत्ता देवी। और याद रखिएगा जिस टाइम चंद्रगुप्त टू राज्य करते थे उस काल को स्वर्ण युग कहा जाता गुप्त काल का। ठीक है, क्योंकि इस टाइम इनका जो राज्य था वो अपने चरम पे था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर, चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है? अभी बताएं। विक्रमादित्य। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को कहते थे दिनार, रुपयक, शतमान या करशासन, करसापन। तो गुप्त काल के जो चांदी के सिक्के थे उन्हें रुपयक कहा जाता था, याद रखिएगा, और सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। ठीक है, सोने के सिक्कों को दिनार कहेंगे, सोना का जो सिक्का रहेगा, और चांदी के सिक्कों को रुपयक कहते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई? भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा भारत में जो प्रांतों को स्वायत्त प्रदान करने की बात है तो ये कहा गया था भारत सरकार का अधिनियम 1935 में। ठीक है, 1935 से हमारे संविधान में काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को सेम टू सेम कॉपी कर लिया गया है, यूँ कहीं कि उसका काफ़ी ज़्यादा असर भी है हमारे संविधान पर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन है कि शासन की एकात्मक पद्धति का क्या लाभ है? अधिक अनुकूलशीलता, दृढ़ राज्य, जनता द्वारा अधिक सहभागिता या सत्तावाद की कम संभावना है। तो इसका सही जवाब होगा दृढ़ राज्य। जब देखिए केंद्र जो होता है ना, अगर केंद्रीय सरकार होती है तो उससे क्या होता है कि सरकार मजबूत हो जाती है। ठीक है, जो केंद्र सरकार जब मजबूत रहेगी तो राज्य जो होता है वो भी मजबूत होता है। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जिस राज्य द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? देखिए जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन कौन थे? राजनीतिक दलों द्वारा नामित थे, गवर्नर जनरल द्वारा नामित थे, विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे या लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित थे? इसका सही जवाब होगा विभिन्न प्रांत के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे।
याद रखिए कि जो हमारे यहाँ संविधान सभा का गठन किया गया था वो किया गया था दिसंबर 1946 में। ठीक है, जब शुरू में इसका गठन हुआ तो इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत से आते थे। ठीक है, और 93 के लगभग देसी प्रांतों से थे, और 4 सदस्य जो थे वो चीफ कमिश्नर प्रतिनिधि के तौर पे आए थे। ठीक है, 4 सदस्य कहाँ से आए थे? चीफ कमिश्नर के तौर पे। ये 292 जो थे ब्रिटिश प्रेसिडेंसी से आते थे, और ये वाले देसी प्रेसिडेंसी से आते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट एंड्रयू, फोर्ट विलियम या फोर्ट विक्टोरिया? तो अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में जो दुर्ग का निर्माण किया गया है उसके नाम के बाद जो नाम है फोर्ट विलियम। याद रखिएगा, हुआ ये था कि वर्धमान में एक जमींदार थे शोभा सिंह, ठीक है, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। वो इस विद्रोह का फ़ायदा उठा के 1969 में अपने लिए किलाबंदी करने का एक आदेश पारित करवा लेते हैं सरकार से, मतलब मुगल सरकार से एक आदेश पारित करवा लेते हैं। और उस टाइम जब मुगल बंगाल का सूबेदार था अजीम उस सान, वो 1698 में 3 जगहों पर अंग्रेजों को जिम्मेदारी प्रदान कर देता है, जैसे कि इसका नाम है सूतानाती, कलकत्ता और गोविंदपुर। ठीक है, यहाँ पर वो उनको जमींदारी प्रदान कर देता है, प्लस यहाँ पर उनको वो अधिकार दे देता है जमींदारी करने का। और उसके बाद यहाँ पर से वो 1200 रुपया पर गांव के हिसाब से चार्ज करता था, मतलब कि जमींदारी के तौर पर लेते थे। ठीक है, यहीं पर इन्होंने अपना एक किला बनाया जिसका नाम रखा गया फोर्ट विलियम। और यहाँ का पहला प्रेसिडेंट का बात किया जाए कि फोर्ट विलियम के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, तो इसका प्रेसिडेंट थे पहले बार चार्ल्स आयर। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज है? एलिजाबेथ, बंगाल, रेड ड्रैगन या मेफ्लावर? तो जिस जहाज से अंग्रेज भारत आए थे वो था रेड ड्रैगन। याद रखिएगा, जो पहला गवर्नर था पहला कैप्टन जो इंडिया आया था उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस पहली बार भारत आया था, वो 1608 में आया। कहाँ पर? सूरत। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत मंडल का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत या अहमदाबाद? तो भारत में डच का प्रारंभिक उपनिवेश जो था वो था मसूलीपट्टनम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ता अगला क्वेश्चन कि 1661 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो 1661 नहीं होगा, 51 होगा, ये मिसप्रिंट है, 1651 होगा। 1651 में मुगलों द्वारा अंग्रेजों बंगाल किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करना और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? कलकत्ता, सिंगूर, कासिम बाजार या वर्धमान? ठीक है, सही जवाब होगा कासिम बाजार। यहाँ पर 1651 में अंग्रेजों को कहाँ कहाँ फैक्ट्री और व्यापार करने की अनुमति दी गई थी? इनको दिया गया था हुगली में और कासिम बाजार में व्यापार कर सकते थे और फैक्ट्री लगा सकते थे।
ठीक है, 2 चीज़ की अनुमति दी गई थी, फैक्ट्री लगाने की और व्यापार करने की। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाँ, अंग्रेजों के निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपना व्यापार केंद्र स्थापित किया उनका सही कालानुक्रम है कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, सूरत, सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, सूरत, कलकत्ता, या सूरत, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा सूरत में पहला बार, उसके बाद मद्रास में, फिर बम्बई में, फिर कलकत्ता में। आपको बता दें इसका डेट, तो सूरत में स्थापित हुआ था 1613 में। मद्रास में बात की जाएगी तो मद्रास में हुआ था 1639 में। बम्बई की बात की जाए तो बम्बई में 1687 ईस्वी में फैक्ट्री लगा था पहला। फिर कलकत्ता में लगा था 1698 ईस्वी में। ठीक है, तो आपको डेट याद रखना है। सूरत में कब लगा था 1613, मद्रास में 1639, बम्बई में 1687 और कलकत्ता में आखिरी में सबसे 1698। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? कोचीन, गोवा, कालीकट या कन्नौर। तो बात की जाए जब पुर्तगालियों के मुख्यालय की भारत में, तो इनका जो मुख्यालय था वो था गोवा में। याद रखिए शुरू में जब इनका पहला गवर्नर आया था जिसका नाम अल्बुकर्क था, जो कि एक पुर्तगाली था, वो पहला अपना जो फैक्ट्री मुख्यालय बनाया था वो बनाया था कोचीन को। पर बाद में एक और गवर्नर आता है जिसका नाम था नीनो दी कुन्हा। क्या नाम था, याद रखना है, नीनो दी कुन्हा। उन्होंने अपना फैक्ट्री को कोचीन से ले आया गोवा में। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, भूकंप केंद्र के ठीक नीचे के बिंदु को क्या कहते हैं? विदर, इन सेंटर, अधिकेंद्र या ऑर्थो सेंटर। तो आपको याद रखना है, इसको कहा जाता है भूकंप अधिकेंद्र। भूकंप अधिकेंद्र। ठीक है, भूकंप अधिकेंद्र भी कहा जाता है, जो भूकंप के ठीक नीचे का बिंदु होता है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु क्या कहते हैं? मध्य केंद्र, उत्केंद्र, मूल केंद्र या अंतः केंद्र। इसका सही जवाब होगा उत्केंद्र। पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को, जैसे यहाँ भूकंप आया तो यहाँ पर एकदम ठीक जो ऊपर का बिंदु होगा, इसे क्या कहेंगे हम लोग? उत्केंद्र। ओके, याद रखिए जहाँ से भूकंप शुरू हुआ है उसको क्या कहते हैं? फोकस। और एक चीज़ और आपको याद रखना है कि क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है भूकंप की तरंगें कितने टाइप की होती है, तो आपको याद रखना है कि पी तरंग होती है जिसको हम लोग कहते हैं प्रारंभिक तरंग, या वो प्राइमरी वेव भी कहा जाता है। दूसरा होता है एस तरंग, या इसको हम लोग अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं हिंदी में। और तीसरा होता है एल तरंग, यानी कि इसको धरातलीय तरंग कहते हैं, जो कि धरातल पे मूव करता है। ठीक है, तीनों टाइप के तरंग होते हैं, 3 टाइप के, पी, एस और एल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? वायु की आर्द्रता, भूकंप की तीव्रता, वायु का वेग या तरल के घनत्व। तो रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है भूकंप की तीव्रता नापने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? लेटराइट, लाल, जलोढ़ या काली मृदा। ठीक है, तो जो धान या चावल की खेती होती है इसके लिए सबसे बेस्ट होता है डेल्टाई क्षेत्र या बाढ़ क्षेत्र। ठीक है, और इसके सबसे उपयुक्त मृदा है लेटराइट मृदा, क्योंकि लेटराइट मृदा में गुण होता है वो पानी को रोक कर रख सकती है। ठीक है, पानी रोकने का गुण होता है, इसलिए जो धान का पौधा होता है उसको अधिक से अधिक पानी का जरूरी होता है,
इसलिए वो लेटराइट मृदा में बहुत अच्छी तरह से सूख पाती है। लेटराइट नहीं होगा, सॉरी, जलोढ़ मृदा होगा। ठीक है, जलोढ़ मृदा होगा इसका आंसर, एक मिस्टेक हो गया। जलोढ़ मृदा जो धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि इसमें पानी रोकने की क्षमता होती है। किस टाइप की क्षमता होती है? पानी रोकने की क्षमता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लाल मृदा में लाल रंग किसके आलेपन के कारण आ जाता है? नाइट्रोजन, ह्यूमस, लोहा, तांबा। ठीक है, तो लाल मृदा में जो लाल रंग होता है वो लोहा के कारण आ जाता है। ठीक है, क्योंकि लाल मृदा में आयरन ऑक्साइड, इसको यूँ कह लीजिए कि लोहा ऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक होती है, जिसका इसका रंग किसका कैसा हो जाता है? लाल रंग का। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निसालन की ओर प्रवृत्त है क्या कहलाती है? लाल, काली, लेटराइट या जलोढ़? तो वैसी मृदा जो वर्षा के कारण गहन निसालन की ओर प्रवृत्त है वह कहलाती है लेटराइट मृदा। देखिए, लेटराइट मृदा तो वर्षा के कारण गहन निचालन की ओर प्रवृत्त होती है। इस मिट्टी की अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चूना व सिलिका के निचालन से उत्पत्ति होती है, जहाँ पर वर्षा कितना सेंटीमीटर ज़्यादा हो? 200 सेंटीमीटर से। इस टाइप की मिट्टी में आयरन और एल्यूमिनियम की अत्यधिकता होती है। ठीक है, याद रखना आपको। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, 25 नंबर, कि विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग क्यों नहीं किया जा सकता? उससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, जल अपघटन हो सकता है, विद्युत अपघटन हो सकता है, तारों में खराबी आ सकती है। तो आपको याद रखना है कि विद्युत धारा में लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि उससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, मतलब कि बिजली का झटका लग सकता है। क्योंकि जो जल होता है जो नॉर्मली यूज करते हैं तो एक अच्छा विद्युत चालक होता है। ठीक है, तो उससे झटका लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है कि त्वरित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है लोहा, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक। तो याद रखिए, त्वरित चालक बनाने के लिए जो प्रयुक्त धातु है वो होता है ज़्यादातर कॉपर का या तांबा का, जिसको कहते हैं। ठीक है, ये जो कॉपर होता है एक अत्यधिक सुचालक चीज़ है, सुचालक धातु है, इसलिए हम लोग त्वरित चालक बनाने के लिए कॉपर का ही यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है? फास्फेट प्रॉपर्ट, छाया छादन, इलेक्ट्रॉन गेन या गैस प्लाज्मा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, गैस प्लाज्मा। देखिए, सीआरटी कैथोड रेज ट्यूब जो होता है एक वैक्यूमेटेड ट्यूब होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन गन और फ्लोरेस पटल होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन गन होता है और फ्लोरेंस पटल होता है, जिसमें गैस प्लाज्मा नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य है या पदार्थ है? स्टेनलेस स्टील, मृदु इस्पात, नरम लोहा या कठोर स्टील? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, नरम लोहा। किसी ट्रांसफार्मर के क्रोड का संगठन विद्युत धारा तथा आवृत्ति जैसे कारकों पर निर्भर करता है, इसलिए जो क्रोड होता है या कोर जिस भी कहते हैं, उसको बनाने के लिए सॉफ्ट आयरन या फिर मृदु लोहा काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिणामित ट्रांसफार्मर जिसको कहते हैं का प्रयोग किया जाता है एसी वोल्ट बढ़ाने के लिए, डीसी वोल्ट बढ़ाने के लिए, वैद्युत ऊर्जा को ताप ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए या एसी ऊर्जा को डीसी ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए? तो याद रखिए, जो ट्रांसफार्मर होता है इसका प्रयोग किया जाता है एसी वोल्ट को बढ़ाने के लिए। ये और याद रखिएगा, जो ट्रांसफार्मर होता है इसका काम होता है कि एसी को बढ़ाना या घटाना दोनों का काम करता है ये। ठीक है,
ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा पे काम करता है। ठीक है, इसको याद रखना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तांबा, नाइक्रोम, सीसा या टंगस्टन। जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है वो बना होता है टंगस्टन का, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक जो होता है, यानी कि जिस टेम्परेचर पर गलेगा वो काफ़ी हाई होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, और इसका जो जब ये इसको गर्म किया जाता है तो भी अत्यधिक प्रतिरोध होने के कारण ये चमकने लगता है, जिससे हमें रोशनी मिलती है। इसे बल्ब के शीशे के कांच के बल्ब के अंदर रखा जाता है। ठीक है, जिसको पैक किया जाता है, इसमें एक अक्रिय गैस भर दिया जाता है ताकि ये ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं कर पाए। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि चीली सिरा किसका सामान्य नाम है? पोटेशियम नाइट्रेट का, सोडियम नाइट्रेट का, सोडियम नाइट्राइट का या पोटेशियम नाइट्राइट का। तो जो चीली सिरा है इसको हम चिल्ली साल्ट पीटर भी कहते हैं। इसका अन्य समान नाम का बात की जाएगी, समान नाम है सोडियम नाइट्रेट। इसका फार्मूला होता है NaNO3। ओके, सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है ये? तो ये मिलता है सबसे ज़्यादा आटाकामा मरुस्थल में, डेजर्ट में। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। शुगर से एल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण या उत्सर्जन। तो जो शुगर से एल्कोहल में परिवर्तन है इसे कहा जाता है किण्वन प्रोसेस। ये होता है प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और बनता क्या है? बनता है एल्कोहल। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ता। अगला क्वेश्चन है कि सिरका, जिसको हम विनेगर भी कहते हैं, निम्नलिखित में किसका वाणिज्यिक नाम है? ऑक्जेलिक एसिड का, एसिटिक एसिड का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, नींबू का, अम्ल का। तो जो सिरका या विनेगर होता है ये नाम है एसिटिक एसिड का, वाणिज्यिक नाम है। इसका फार्मूला की बात की, फार्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, इसका उपयोग की बात की जाएगी तो इसका उपयोग होता है अचार बनाने में, चटनी बनाने में, या इसका उपयोग औषधि रंगों में भी किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन है कि दिया सलाई की नोक में क्या होता है? तो दिया सलाई की नोक में क्या होता है? फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो दिया सलाई की नोक में जो होता है वो होता है लाल फास्फोरस। ठीक है, याद रखिएगा। जो दिया सलाई का जो लकड़ी होता है वो चीड़ का पौधा का बना होता है। इसके नोक पे जो लगा होता है रेड कलर का, ठीक है, ये होता है पोटेशियम क्लोरेट। प्लस रेड लेड प्लस एंटीमनी प्लस गोंद प्लस फास्फोरस, इतना चीज़ मिला के इसके ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, आपको एक चीज़ और भी रखना, लाल फास्फोरस के साथ इसमें क्या मिला रहता है? फास्फोरस ट्राइसल्फाइड। क्या लगा रहता है? फास्फोरस ट्राई सल्फाइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाँ कि आतिशबाजियों में हरा रंग किसे के क्लोराइड लवण के कारण दिखाई पड़ता है? सोडियम, स्ट्रेंशियम, कैल्शियम या बेरियम। तो याद रखिएगा सही जवाब होगा बेरियम के चलते हमें आतिशबाजी का रंग हरा नज़र आता है। ठीक है, अगर बात की जाएगी लाल रंग की तो लाल रंग नज़र आता है स्ट्रॉन्शियम सल्फेट के चलते,
किसके चलते? स्ट्रॉन्टियम सल्फेट के चलते। चमकीला लाल रंग की बात की जाएगी, चमकीला लाल रंग, तो ये स्ट्रॉन्टियम के साथ ही होता है, पर इसमें जुड़ा होता है कार्बोनेट। ये क्या होता है? सल्फेट होता है, ये वाला कार्बोनेट होता है। आगे बात की जाएगी सिर्फ लाल रंग का, तो ये स्ट्रॉन्सियम नाइट्रेट के चलते भी हो सकता है, ठीक है। पीला की बात की जाएगी तो पीला होता है सोडियम लवण के चलते, सोडियम जिसका फार्मूला Na होता है, सोडियम लवण के चलते। नीला की बात की जाएगी तो नीला होता है कॉपर लवण के चलते। और बात की जाएगी अगर सिल्वर रंग की तो सिल्वर होता है एल्युमिनियम चूर्ण के चलते, ठीक है। आपको याद रखना है एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। लवणों को बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अम्लों से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा? सोडियम, ए सल्फर, Na सोडियम, Ag चांदी या P फास्फोरस। तो याद रखिएगा लवण को बनाने के लिए हाइड्रोजन को वही भी स्थापित करेगा जो हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील हो, जैसे कि हमारे यहाँ ऑप्शन में एक ही है सोडियम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बायोलॉजी से है कि प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? मानव गतिविधि, रेबिट और आवास, पर्यावरणीय परिस्थितियाँ, खाद्य की उपलब्धता। तो इसका सही जवाब होगा पर्यावरणीय परिस्थितियाँ। देखिए प्रकृति के सिद्धांत के हिसाब से जो प्रकृति का संतुलन बनाए रखता है वो है पर्यावरणीय परिस्थितियाँ, ठीक है। यही एक प्रमुख कारण है जो प्रकृति के संतुलन को बनाए रखता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण नहीं फैलाता है? रबर का जलाना, पेट्रोल जलाना, सौर ऊर्जा का प्रयोग, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। सौर ऊर्जा का जो प्रयोग है वो पूरी तरह से प्रदूषणहीन होता है। वहीं रबर को जलाने, पेट्रोल को जलाने पे CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CO हो गया, मोनोऑक्साइड हो गया, या SO2 हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, इस टाइप का गैस निकलता है जो कि स्वास्थ्य के लिए और इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है। अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से क्या SO2 होना चाहिए सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? टेरिफाइड, लाइकेन, शैवाल या ब्रायोफाइटा। तो आपको याद रखना इसका सही जवाब होगा लाइकेन। लाइकेन जो होता है वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का सूचक होता है, ठीक है, एक सर्वोत्तम सूचक है जिससे हम लोग वायु में SO2 की मात्रा को निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि चूना पत्थर के ढांचे को बनाने वाले छोटे छोटे समुद्री जीव को क्या कहते हैं? डायटम, परवाल भित्ति, क्लेमेटोमोनस या फोरामिनीफेरा, ठीक है। तो इसे कहा जाता है फोरामिनीफेरा। इस जीव को फोरामिनीफेरा कहा जाता है और इसे कोरल भी कहते हैं, ठीक है। ये चूना पत्थर से के ढांचे बनाने वाले छोटे छोटे समुद्री जीव होते हैं। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? फंजाई, मॉसेस, फर्न या एल्गी। इसका सही जवाब होगा फंजाई जो होता है वो वनस्पति जगत का गैर हरित विषम पोषी पौधा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 42 नंबर, लिटमस किस में से निकाला जाता है? हल्दी, सिनाकोना के छाल, शैवाल या लाइकेन में से या मशरूम में से। तो याद रखिएगा लिटमस जो निकाला जाता है वह निकाला जाता है शैवाल या लाइकेन में से, ठीक है। शैवाल या लाइकेन जो होता है वो थैलाफाइटा ग्रुप का है, ये भी आपको याद रखना है, थैलाफाइटा ग्रुप का है, ठीक है। इसके जो उपयोग किया जाता है वो सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड का एक बेहतरीन सूचक होता है मात्रा बताने में कि कितना ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड है हवा में, ठीक है।
अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? कागज, एल्युमिनियम, डीडीटी, प्लास्टिक। जैव निम्नीकरण किसको बोलते हैं पहले जान लीजिए। तो वैसा पदार्थ जो गल जाता है या अपघटित हो जाता है, क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है कुछ दिन के बाद, उससे कहते हैं जैव निम्नीकरण। ये सबसे बेस्ट जैव निम्नीकरण का उदाहरण है कागज। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 44 नंबर। अगला क्वेश्चन पूछा कि निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? रजत पन्नी, लोहे की कील, प्लास्टिक का मग या चमड़ा का बेल्ट। तो याद रखिए सबसे ज़्यादा जो जैव निम्नीकरण ये है वो चमड़ा का बेल्ट है। सबसे पहले यही अपघटित होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक कौन से हैं? पौधा और प्रकाश, पौधा और जीव, जैविक अजैविक, खरपतवार और सूक्ष्म जीव। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जैविक और अजैविक। यही दो जो है इसी में पूरा हमारा पारिस्थितिक तंत्र टिका हुआ है। ठीक है फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोगों ने 45 प्रश्नों को देखा है विथ एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में अगले 45 प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।